नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः मैं राजेश शर्मा एक्सीलेंट 2.0 कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो बेटा, आप लोगों को हमने एक्टिव से पैसिव बनाने का रूल्स दिया हुआ था, जिसमें से लास्ट में हमने आपको बताया था कि एक्टिव से पैसिव बनाने के लिए 8 टेंस प्रयोग में लाए जाते हैं और 4 टेंस का पैसिव नहीं बनाया जाता है। तो देखिएगा मित्रों, जो 8 टेंस है वो 8 टेंस का एक्टिव और पैसिव का फॉर्मेट हम आपको बताने जा रहे हैं कि किस तरीके से हम 8 टेंस के एक्टिव को पैसिव में बनाएंगे। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहला टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट। प्रेजेंट इंडेफिनिट देख लीजिए, टेंस, फिर एक्टिव वॉइस और उसके बाद पैसिव वॉइस। दूसरा आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट। चौथा है पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट। पांचवा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस। छठवां है पास्ट परफेक्ट। सातवां है फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट। और आठवां है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट। तो ये 8 टेंस का पैसिव बनता है। देखिए मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्रिया का यस या ईएस फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म, या कह सकते हैं कि डू या डज, और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया का फर्स्ट फॉर्म जब हम इसको पैसिव में बनाएंगे तो यहां पर हम इज, एम, आर का प्रयोग करके क्रिया का थर्ड फॉर्म पैसिव बनाते समय। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सहायक क्रिया इज, एम, आर और क्रिया का आईएनजी फॉर्म होता है। इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो इज, एम, आर तो जो कहते हो रहेगा, लेकिन हम करते क्या है, बीइंग के साथ क्रिया का थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में एक्टिव में सहायक क्रिया हैज या हैव और क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। तो इसका जब हम पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया के रूप में हैज या हैव ही प्रयोग करके बीन लगा करके क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। पास्ट इंडेफिनिट में या तो क्रिया का सेकेंड फॉर्म, प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट के सिंपल सेंटेंस में क्रिया का सेकेंड फॉर्म होता है, और इसको जब और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया डिड और क्रिया का सहायक क्रिया डिड और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया होता है। इसका हमें पैसिव बनाना है तो सहायक क्रिया वाज या वर लगा करके क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं।
पास्ट कंटिन्यूअस में जो एक्टिव वाक्य होगा तो उसमें सहायक क्रिया वाज या वर और क्रिया का आईएनजी फॉर्म दिया होगा। इसको जब आप पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया के रूप में वाज या वर ही लगेगा और उसके बाद बीइंग लगा करके दिए गए क्रिया का थर्ड फॉर्म यूज कर देते हैं। ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस हुआ। पास्ट के परफेक्ट में सहायक क्रिया हैड और क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सहायक क्रिया के रूप में हम हैड ही यूज करेंगे और क्रिया के थर्ड फॉर्म से पहले बीन लगा देंगे, अर्थात बीन के बाद दिए गए क्रिया का थर्ड फॉर्म रख देते हैं। फ्यूचर इंडिफिनिट में सहायक क्रिया विल या शैल और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया होता है। तो इसका जब हम पैसिव बनाते हैं तो सहायक क्रिया के रूप में हम विल या शैल का ही प्रयोग करते हैं और बी लगा करके क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देते हैं। और फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस में जो एक्टिव होता है सहायक क्रिया, इसमें होता है विल या शैल और इसके साथ हैव तथा क्रिया का थर्ड फॉर्म दिया होता है। इसको जब हम पैसिव बनाएंगे तो सहायक क्रिया के रूप में विल या शैल ही रहेगा और हैव के साथ बीन लगा करके दिए गए क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग कर देंगे। अब देखिए मित्रों, यहां पर हमने आपको बता दिया कि किस प्रकार का मेथड होगा, किस प्रकार का वाक्य होगा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाएगा तो उसका पैसिव कैसे बनाना है, किस प्रकार का प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा तो उसका पैसिव कैसे बनाना है। तो इस तरीके से आपके बीच में ये इजी वे पैसिव बनाने का तरीका है टेंस वाइज में। तो हम सबसे पहले अब शुरुआत करेंगे एक्टिव से, जो पैसिव बनाने का टेंस वाइज है उस नियम को हम आगे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब हमको ये जानना है कि कैसे जानेंगे कि यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और उसका पैसिव हमें कैसे बनाना है। तो उसके लिए एक इजी वे है आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट पहचानने का कि अंग्रेजी में वाक्य दिया होगा तो अंग्रेजी से ही हमको अंग्रेजी में कन्वर्ट करके पैसिव बनाना होता है। तो कैसे जानेंगे? देखेंगे, यदि वाक्य में मुख्य क्रिया का फर्स्ट या यस या ईएस फॉर्म। अब फर्स्ट फॉर्म कब होगा? जब कर्ता बहुवचन का होगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया रहेगा और यदि कर्ता एक वचन का होगा तो नियमानुसार मुख्य क्रिया का यस या ईएस फॉर्म दिया होगा। तो वह वाक्य होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस फॉर्म या सहायक क्रिया डू या डज और क्रिया का मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म दिया होगा। अब देखिएगा, अगर वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नेगेटिव में रहता है तो उस स्थिति में सहायक क्रिया डू या डज रहेगा और मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। तो ये वाक्य अगर इस तरीके से है तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में
होगा। तो ऐसे वाक्य का तो सॉरी यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म दिया हो तो इसका हम जब पैसिव बनाएंगे तो पैसिव बनाते समय सहायक क्रिया इज, एम, आर और मुख्य क्रिया के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। अर्थात जो फर्स्ट फॉर्म है वो भी थर्ड फॉर्म में हो जाएगा और जो एस या ईएस फॉर्म है वो भी थर्ड फॉर्म में हो जाएगा। अब देखिएगा मित्रों, जैसे वाक्य अगर अफर्मेटिव में है, किसमें है? अफर्मेटिव में तो एक्टिव किस क्रम में होगा कि हम जानेंगे कि वह प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है। तो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट या यस या ईएस फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, अगर इस क्रम में है बेटा तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस होगा। ये क्या होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट का एक्टिव वॉइस। और इसको जब हम पैसिव में बनाएंगे तो देखेंगे ऑब्जेक्ट है ये सब्जेक्ट बनेगा और ये सब्जेक्ट है ये ऑब्जेक्ट बनेगा। तो इसको हम शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं पैसिव सब्जेक्ट। किसको? ऑब्जेक्ट को। ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट का स्थान पाएगा तो ये पैसिव का सब्जेक्ट हो जाएगा, पैसिव सब्जेक्ट प्लस यस या फर्स्ट फॉर्म रहने पर हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम इज, एम, आर का प्रयोग करते हैं। किसके अनुसार? पैसिव सब्जेक्ट के अनुसार। प्लस ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रहेगा फिर भी थर्ड फॉर्म, यस या ईएस फॉर्म रहेगा फिर भी थर्ड फॉर्म। वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस बाई यहाँ यूज करके सब्जेक्ट जब जाएगा ऑब्जेक्ट तो ये बन जाएगा पैसिव ऑब्जेक्ट। ओके, ये आपका सूत्र तैयार होता है अफर्मेटिव का। जैसे कह दिया जाए ही लर्न्स इंग्लिश। अब यहां पर बेटा देखिए, इंग्लिश ऑब्जेक्ट है, ही सब्जेक्ट है और लर्न्स यस या ईएस फॉर्म ऑफ द वर्ब है। क्योंकि कर्ता एक वचन है तो क्रिया में यस या यस जुड़ा हुआ है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसके अकॉर्डिंग हम इंग्लिश को सब्जेक्ट बना लेंगे तो यहां हो जाएगा इंग्लिश इज। लर्न्स का थर्ड फॉर्म बेटा, लर्न का दो थर्ड फॉर्म होता है, एक लर्नड होता है और एक लर्नड होता है। चाहे लर्नड का प्रयोग कीजिए अथवा लर्नड यूज कीजिए तो यहां आ जाएगा लर्नड बाई हिम। तो ये हो गया ही लर्न्स इंग्लिश, इसका हो जाएगा इंग्लिश इज लर्नड बाई हिम। तो ये अफर्मेटिव हुआ। अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे आपको अब से नेगेटिव का, कि नेगेटिव प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव कैसा होता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव, नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में जो एक्टिव वॉइस का क्रम होगा, एक्टिव वॉइस जिस तरीके से बनेगा वो फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डज प्लस नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका नेगेटिव हुआ। अब नेगेटिव में आप लोग जानते हैं कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर का रहेगा
तो हेल्पिंग वर्ब डज के साथ नॉट लगा होगा, और यदि सब्जेक्ट प्लूरल नंबर का रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब डू के साथ नॉट लगा होगा। तो डू और डज के साथ नॉट और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हमें शो करता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस। जैसे वाक्य आपका है दे डू नॉट इनवाइट यू, दे डू नॉट इनवाइट यू। अब देखिएगा दे आपका प्लूरल नंबर का सब्जेक्ट था, तो प्लूरल नंबर का हेल्पिंग वर्ब यहाँ यूज हुआ डू, और डू के साथ नॉट और क्रिया का फर्स्ट फॉर्म आया, तो इस क्रम में आया। अब देखिएगा इसका जो पैसिव का क्रम होगा, पैसिव का क्रम देखिए, पैसिव का क्रम होगा तो पैसिव सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डू या डस को रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, और डू या डस के स्थान पर आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर, प्लस नॉट अपने स्थान पर ज्यों का त्यों रहेगा, प्लस ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म तब्दील हो जाएगा थर्ड फॉर्म में, वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस तरीके से अभी जैसा कि हमने आपको बताया दे डू नॉट इनवाइट, दे डू नॉट इनवाइट मी। अब यहां देखिए दे सब्जेक्ट है और मी ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाएंगे, तो मी आपका ऑब्जेक्टिव केस में है, तो जब सब्जेक्ट बनेगा तो ये सब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, आई, क्या होता है, आई। तो आई के साथ हमें इज, एम, आर में से कौन सी सहायक क्रिया यूज करना है, इज, एम, आर में से कौन सी सहायक क्रिया, आई एम यूज करना है, क्योंकि आई के साथ आई एम यूज होता है, एक वचनकर्ता के साथ इज यूज होता है, और बहुवचनकर्ता के साथ आर यूज होता है। तो हम करेंगे, अब हो जा रहा है आई एम, इसके बाद इनवाइट क्रिया का थर्ड फॉर्म रखना है, लेकिन उसके पहले हमें नॉट, ये डू तो आपका हट जाएगा, तो हो जाएगा आई एम नॉट इनवाइटेड बाई। अब दे भी प्रोनाउन है, जब सब्जेक्ट के स्थान पर किसी भी प्रोनाउन का सब्जेक्टिव केस दिया हो तो पैसिव बनाते समय दिया गया सब्जेक्टिव केस ऑब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस में बदल जाता है। तो दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है बेटा, देम, तो यहां हो जाएगा ना आई एम नॉट इनवाइटेड बाई देम, या कह दिया जाए सोहन डज नॉट फ्लाई अ काइट, सोहन डज नॉट फ्लाई अ काइट। अब यहां देखिए अ काइट ऑब्जेक्ट और सोहन सब्जेक्ट, दोनों नाउन है, तो नाउन का हमें सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस दोनों होता है। हम जानते हैं कि ये भी नाउन है, ये जो का त्यों यहाँ चला जाएगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। अ काइट भी नाउन है, ये जो का त्यों सब्जेक्ट आ जाएगा, इसमें भी कोई परिवर्तन नहीं करना है। अ काइट डज हटाएंगे तो इसके अकॉर्डिंग अ काइट के अकॉर्डिंग सहायक क्रिया इज लगा देंगे, अ काइट इज नॉट, और फ्लाई का थर्ड फॉर्म बेटा फ्लोन, फ्लोन बाई सोहन। तो इस तरीके से ये हुआ आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। इसके बाद हम आपको ले चलते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। प्रेजेंट इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, अब जैसा कि आप जानते हैं इंट्रोगेटिव दो प्रकार का होता है, एक को हम सिंगल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, और दूसरा होता है डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जिसका अर्थ होता है, जिसको हम दूसरे भाषा में इंफॉर्मेशन टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। तो यहाँ वन बाय वन करके दोनों को हम देखेंगे। इंट्रोगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, तो इंट्रोगेटिव में पहला फॉर्मूला, हम केवल पैसिव का फॉर्मूला आपको बता रहे हैं। पहला फॉर्मूला, पहला यानी टाइप का,
ये बनेगा हेल्पिंग वर्ब डू आर डज, सॉरी पैसिव का रहेगा तो इज एम आर। हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट, ये हो गया। और दूसरा जो फार्मूला है WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब इज एम आर प्लस पैसिव सब्जेक्ट प्लस वर्ब्स थर्ड फॉर्म प्लस बाई प्लस पैसिव ऑब्जेक्ट। इस तरीके से ये दोनों फॉर्मूला है और इसी के साथ हम अब कल पुनः इसी समय मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।